जीत को मान मिलता है। आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। हमारी ही पार्टी से हमको निकालकर वो लोग सोचते हैं हमें बेघर और अनाथ कर देंगे। अरे भले ही हमें हमारे पार्टी से निकाल दे, हमारी जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? बौखला गए हैं, खलबली मच गई है, बदहवासी छाई है। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राजनीति में परिवार होते हैं, लेकिन परिवारों में जब राजनीति होती है तो महाभारत छिड़ती है। रिश्ते, नाते, पद और कद के तराजू पर तुल जाते हैं, कुनबे बिखर जाते हैं। बिखरे कुनबों से फिर नई राजनीति पनपती है और लोकतंत्र में सत्ता का खेल निरंतर चलता रहता है। जो जीता वो बादशाह, जो पिट गया वो प्यादा। भारतीय राजनीति ऐसे तमाम उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां सियासत ने रिश्तों को मात दी। हर दौर में ऐसी राजनीतिक महाभारतें देश ने देखी हैं। फिर से एक नया अध्याय खुला है बिहार में, जहां विरासत की सियासत को लेकर घमासान मच गया है, लेकिन दांव पर फिर से रिश्ते ही लगे हैं। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। जिधर सियासत की हवा उधर उनका रुख। उनके जाने के बाद वो गुण बेटा भूल गया या चाचा ने ज्यादा अच्छी तरह समझ लिया, ये सवाल उस संग्राम से उपजा है जो छिड़ा है पासवान परिवार में। तो जो लोग, मुझे अफसोस होता है कि जो लोग कहते हैं कि बड़े भैया के विचार, बड़े भैया के संस्कार, तो बड़े भैया के विचारों और संस्कारों को तो आप खुद पांव तले आप रोंद रहे हैं। आप उन्हीं के ही विचारों के आप खिलाफ जा रहे हैं। पापा अगर आज होते तो आज मुझे नहीं लगता कभी भी वो इस बात की सहमति देते कि आप इनकी नीतियों के साथ जाएं। जब लोक जनशक्ति पार्टी के अपना एजेंडा है, अपनी, भाई क्यों नहीं आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हैं? क्या हो, भतीजा हो या दूसरे कार्यकर्ता हो, जिनको भी नाराजगी होगी, बैठ के हम लोग आपस में मिलजुल करके समस्या का समाधान करते हैं। रिश्ते बटे तो समर्थक भी बट गए, भावनाएं भी बट गई। राजनीति सब भुना लेती है, आंसू, इमोशन, रिश्ते, नाते सब। बस किरदार बदलते हैं, कहानी वही रहती है। आज पापा की पार्टी चाचा का कब्जा बेटा बेदखल की तस्वीर बन रही है। मैं उम्मीद करता था कि मेरे चाचा, उन्होंने पार्टी को बनाया मेरे पिताजी के साथ, तो उनको यकीनन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी होगी। बट जितने भी अभी तक उनसे उन्होंने निर्णय लिए हैं या जो भी गतिविधियां की हैं, वो पूरी तरीके से पार्टी के संविधान के विरुद्ध हैं। पासवान जी बराबर कहते थे, देखो गरीब और अमीर में यदि लड़ाई हो तो गरीब को साथ देना, औरत और मर्द में लड़ाई हो तो औरत को साथ देना। ये बराबर उनका रहता। मुस्लिम अकलियत और हिंदू में लड़ाई हो तो अकलियत को साथ देना, ये उनका नारा था। तो हम लोग की ये विचारधारा है कि हमारी पार्टी जो है आगे बढ़े। कुछ समय पहले पापा की पार्टी बेटे का कब्जा चाचा बेदखल की कहानी बनी थी। तो भरोसा किया नहीं जाए भाई, यार डाउन कर लिया अपने, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री बने, साइड पर नीचे कर ला फोन यार, और जिनकी वजह से जो भी है नेताजी की वजह से थे। मैंने भी कहा था कि नेताजी, अगर आप चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं हट जाऊं, मैं हटने को तैयार हूं। और आप अगर एक बार कह देते कि अध्यक्ष हटाना है आपको, मैं शायद अध्यक्ष की बात ही नहीं मैं आपसे करता, क्योंकि आपने बनाया था मुझे और जिम्मेदारी देकर के उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे मौका दिया था। और उस समय भी जो आपके साथ बैठे थे, जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था। सियासत ने एक झलक ये भी दिखाई थी जब चाचा की पार्टी भतीजे ने तोड़ी और फिर दोनों चंद घंटों बाद एक हो गए।
जहां परिवार ही पार्टी बने, वहां पार्टी में कई परिवार बने, परिवारों की पार्टियां बनी, भाई भाई में दीवार खींची, ससुर दामाद में तलवार खींची, दादा पोते के बीच भी राजनीतिक लकीरें खींची। टकराव किस बात का है? राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का, रसूख के रास्तों का, या वर्चस्व स्थापित करने की लालसा? लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजा ही नहीं, भाई भाई में भी जंग है, देवर भाभी में जंग है, कार्यकर्ताओं में जंग है, निष्ठाओं का बंटवारा हो रहा है, झंडे बैनर तक बंट रहे हैं। कुल 6 सांसदों वाली पार्टी में 5 चाचा के पास हैं। छठे सांसद अकेले चिराग हैं। पार्टी में चाचा और चिराग के 2 गुट बन चुके हैं। जो चाचा रामविलास पासवान के जिंदा रहते उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार होते थे, वो चाचा भतीजे की राजनीति के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? आखिर परिवार में ये नौबत क्यों आई? भतीजे चिराग कहते रह गए कि पापा की पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने दलीलें भी दी कि पापा ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। पार्टी के संविधान की भी दुहाई उन्होंने दी। मेरी पार्टी से जुड़े हुए कोई भी विषय को आप मेरी पार्टी के संविधान के विपरीत आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते। मेरी पार्टी का संविधान कहता है कि जो भी हमारा नेता सदन में होगा, पार्लियामेंट में होगा या असेंबली में होगा, उसका चुनाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। चाचा ने उससे आगे की चाल चल दी। पटना में तुरंत पार्टी के नेता सूरज भान के घर पर बैठक बुलाई, अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया और चंद लम्हों में घोषित कर दिया कि वो पार्टी के नए अध्यक्ष हैं। आप संविधान की कॉपी पढ़ लीजिए, आप संविधान की कॉपी पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जायज़ है या नाजायज। अभी मैंने तो संविधान का हवाला दिया है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और निश्चय इक्विटी के जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो मिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो आज हुआ। इस लड़ाई में चिराग के चचेरे भाई का भी एक अहम किरदार है। चाचा से ज्यादा चिराग को भाई की भूमिका बदल जाने का अफसोस है। मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा। मेरा छोटा भाई नहीं, मेरे बेटे के समान रहा है वो। मुझे याद है बचपन में मैं उसको बायो, केमिस्ट्री ये सब मैं पढ़ाता था, तो मेरे लिए प्रिंस कभी ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में। व्यक्तिगत तौर पर बहुत हर्ट हूँ, बहुत दुखी हूँ। पर जैसा मैंने कहा कि मेरी दोहरी भूमिका है, जहाँ पे एक परिवार की बात है वहीं पार्टी को भी संजो कर, संभाल कर, आगे बढ़ा के, पार्टी की नीतियों के साथ बिना कोई समझौता किए हुए। कभी चिराग के पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक चतुराई के चलते कहा जाता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्ता से बेदखल नहीं हो सकते। आज उन्हीं का बेटा पार्टी में अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। चिराग की राजनीति पापा पासवान के पीछे चलते चलते शुरू हुई थी, लेकिन बाकी पारिवारिक किरदारों को रामविलास पासवान ने खुद जोड़ा था। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, मझले भाई पशुपतिनाथ पारस सांसद और छोटे भाई पूर्व सांसद दिवंगत रामचंद्र पासवान। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी से 2 बेटियां हुई। दूसरी पत्नी रीना शर्मा से चिराग और एक बेटी का जन्म हुआ। चिराग सांसद हैं। रामविलास पासवान के मझले भाई पशुपतिनाथ पारस ने पार्टी में तख्ता पलट किया और दिवंगत भाई रामचंद्र के बेटे प्रिंस राज, जो कि सांसद भी हैं, वो पशुपतिनाथ पारस के साथ और चिराग के खिलाफ खड़े हैं। ये चाहते थे कि हम, कसक था कि हमारे भाई जो हैं, हमारे भैया जो हैं, हमको क्यों नहीं उत्तराधिकारी बनाए, ये कसक थी। क्योंकि राजनीति भी संपत्ति हो गया है, तो वह कसक जो है झगड़ा करा दिया, और ये झगड़ा जो है विघटन करा दिया लोजपा में, परिवार में। तो यही होता है, जब भी जो है वंशवाद, जात पर ये सब राजनीति होगी, और राजनीति जब संपत्ति बन जाएगा तो यही सब होते रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है।
पासवान परिवार की राजनीति की धुरी में रामविलास पासवान ही रहे। राजनीति ने वो दौर भी देखा जब प्रधानमंत्री कोई बने, किसी भी दल या गठबंधन का बने, रामविलास पासवान मंत्री जरूर बनते थे। वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। हमारे भाई रामविलास पासवान जी गिन्नी बुक में नाम लिखाने वाले, अद्भुत मौसम वैज्ञानिक, दिल्ली वाले नहीं इसरो वाले। 6 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रहने वाले रामविलास पासवान आखिरी समय में 6 सांसदों वाली पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख कभी कम नहीं हुआ। उन्हीं की विरासत के चिराग अब पार्टी को लेकर परिवार के ही सवालों में घिरे। किस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे? वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं, इसलिए वो हंसी मजाक वाली बात है, ये लड़कपन वाली बात है कि आपने 5 सांसद को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन एक कड़ी परिवार की ही फिर से जुड़ रही। बेटा पिता छथिन, एगो गलती हो गए कोई चीज चाहे हुनका से घटिए हो गए तो हुनका मांग। अच्छा, मिल के रहे, मिल के से रहा बेटा। बिहार राजनीति ने भी इस कलह में अपनी भूमिका तलाशना शुरू कर दिया। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो अपना संविधान है पार्टी का, उसके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और 5 सांसद अलग हटे हैं, तो 5 सांसदों का वो संसदीय दल के नेता हो सकते हैं, पार्टी का नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी संविधान से बंधा हुआ है और संविधान का मत साफ है कि जो जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैं, विभिन्न प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं, डेलीगेट्स हैं, वो वोटर होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के। समय सब देख सुन रहा है और समय ही तय करेगा कि चिराग तले अंधेरा था या चिराग ही अंधेरे में रहा। मामला कोर्ट में भी जा सकता है और जनता की अदालत तो जाएगा ही। हार में चाचा ने खेला कर दिया तो यूपी में भतीजे ने ऐसी ही कहानी लिखी थी। उत्तर प्रदेश चुनाव करीब आ रहे हैं तो पुरानी पारिवारिक कलह के पन्ने फिर से खुलने लगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक नई सुगबुगाहट की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं, लेकिन जो अतीत है वो वर्तमान का पीछा नहीं छोड़ेगा। समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कहीं लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। मतलब आपके चाचा इस बार आपके साथ दिखाई देंगे? उनका भी दल है, एक उनका भी दल है, उस दल को भी साथ लेगी समाजवादी पार्टी। मतलब गठबंधन होगा या आपके पास वापस परिवार में आ जाएंगे वो? गठबंधन, समाजवादी पार्टी में नहीं आएंगे। वो चाचा तो है ही, लेकिन गठबंधन होगा उनके दल के साथ। एक चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, एक पार्टी संस्थापक पापा की पार्टी है समाजवादी पार्टी। इत्तेफाक देखिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल और चाचा की पार्टी की चाबी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ बात रिश्तों की नहीं है, सियासी है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा है कि देखिए समान विचारधारा की जितनी भी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए देश कहाँ जा रहा है और कहाँ ये लोग ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनावों में हो सकता है चाचा भतीजा एक प्लेटफॉर्म पर 2 अलग अलग झंडों के साथ नजर आए। हालांकि एक दौर वो भी गुजरा है जब दोनों कभी एक मंच पर एक ही झंडे के नीचे साथ हुआ करते थे। जब सियासत नहीं थी तब भतीजे अखिलेश को चाचा शिवपाल संतरे की टॉफियां खिलाकर मनाया भी करते थे। अब सियासत है तो रिश्तों में नफा नुकसान लाभ हानि का सारा गणित समा चुका है। रिश्तों में कड़वाहट तब से घुलने लगी थी जब पिता मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश को 2012 में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी।
चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद करते रह गए। मुलायम सिंह नेता बन रहे थे तो शिवपाल उनके छोटे भाई थे, वो उनके साथ रहते थे हर वक्त, वो उनके मेन सिपह सलार थे। और अखिलेश क्योंकि बहुत देर में आए सीन में, अखिलेश बहुत छोटे थे, तो हमें याद है मुलायम सिंह खुद हमेशा कहा करते थे कि भाई शिवपाल बड़ी मेहनत करता था। जब छोटा हम लोग नए नेतागिरी में घुसे थे तो शिवपाल मुझे साइकिल पे ले लेकर के गांव से गांव जाता था और मैं पीछे बैठता था, वो साइकिल चलाता था। ये मुलायम सिंह खुद बताते थे। 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में वर्चस्व को लेकर चाचा भतीजे में ठन चुकी थी। पिता मुलायम के सामने बेटे और भाई के रूप में धर्म संकट था। परिवार की टूट मंचों से नजर आने लगी थी। जो अनुशासनहीनता पार्टी में करेगा वो तो हमेशा चला है और चलेगा। जो अनुशासनहीनता करेगा तो उसे तो पार्टी से फिर हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। एक समय तो ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश को समाजवादी पार्टी से ही निकाल दिया था। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। दोनों एक आया संदेश देने तो उस समय जितने लोग बैठे थे, मैंने उनसे उसी समय कह दिया ये जो संदेश आया कोई अच्छा संदेश नहीं होगा इसके अंदर। और जब पत्र खोला तो उसमें नोटिस मिला था मुझे, आदरणीय रामगोपाल यादव जी को नोटिस मिला था। और 10-15 मिनट बाद पता लगा कि हम दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद पार्टी के अधिवेशन में मुलायम सिंह की जगह अखिलेश यादव को ही पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। कभी कभी उम्र और रिश्ते का लाभ मिलता है मुझे, तो ये समझ लो कि आशीर्वाद भी दिया और बधाई भी दी है। श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए। शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्होंने नई पार्टी बनाई। तो आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में इनके साथ सर्वे से लेकर के जो मैंने नाम सुनाए हैं, जय स्वामी से लेकर के ये हजारों लोग आज शामिल हो रहे हैं। मुलायम सिंह कभी बेटे तो कभी भाई के साथ नजर आते रहे। 2017 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने यूपी में परचम लहराया। न अखिलेश का नेतृत्व जीता, न चाचा की सियासी चाल। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। राजनीतिक विरासत की लड़ाई जब जब हुई, परिवारों में विभाजन हुआ ही। कई बार इस विभाजन की दरारें इतनी गहरी होती हैं कि वो परिवार और पार्टी दोनों को बांट देती, लेकिन कई बार वो इतनी बारीक होती है कि स्पष्ट नजर नहीं आती, लेकिन मिनटों में बाजियां बनती बिगड़ती दिख जाती हैं। राजनीति के खेल में हर खिलाड़ी के पास एक चाल चलने का मौका आता है। सही वक्त पर चलो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ आपके खुद के हाथों में होती है। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की चाचा की पार्टी में भतीजे का रसूख ऐसा कि संगठन में दादा यानी बड़े भाई का दर्जा मिला। जो चाचा ने किया, जो चाचा ने कहा, वो भतीजे अजीत पवार ने किया। मंत्री, उप मुख्यमंत्री, परिवार का भी राजनीतिक विकास सब कुछ वैसे ही चला जैसे बाकी राजनीतिक दलों की शुरुआत में चलता आया है। सत्ता के गलियारे में एक दिन ऐसा मोड़ आया जहां से भतीजे ने चाचा से अलग रास्ता पकड़ लिया।
महाराष्ट्र की राजनीति में तो जैसे बम गिर गया। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद किसकी बनेगी सरकार, इस पर पेच फंसा हुआ था। कई दिन की मशक्कत के बाद कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के बीच एक सहमति बनने लगी। लेकिन एक दिन अचानक जब ऐसा हुआ कि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और अपना समर्थन बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को दे दिया, तो एक पल को तो किसी को यकीन नहीं हुआ। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की सत्ता में समर्थन विरोध चलता रहता है, लेकिन राजनीतिक परिवार के तौर पर यह शरद पवार के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। अजीत पवार को पार्टी विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया। हालांकि बाद में अजीत पवार वापस परिवार में लौट आए और उद्धव सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। राजनीति में जब धागे दोबारा जुड़ते होंगे तो पता नहीं गांठ तब रह जाती है या नहीं। फिलहाल तो वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद राजनीति के लिए पारिवारिक क्लेश की वो दास्तान जिसने सबसे ताकतवर कहे जाने वाले सियासी घराने को हिलाकर रख दिया था। राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जब तक कोई खेल से बाहर होता है वो नियमों की दुहाई देता है, लेकिन जब खेल के अंदर होता है यानी खेल में शरीक होता है तो नियम अपने हिसाब से बनाने लगता है। अब बिहार लोक जनशक्ति पार्टी का ही उदाहरण देख लीजिए। पशुपतिनाथ पारस ने चिराग को संसदीय दल से हटाया तो कारण यह बताया कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का रिवाज है। अब वो खुद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और संसदीय दल के नेता भी हैं। जिस तरह बरसों के रिश्ते चंद लम्हों में टूट जाते हैं, उससे यह कहा जा सकता है कि पार्टी और पद रिश्तों से शायद बड़ा होता है। परिवार कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसकी नींव को हिलाकर रख देता है। जनता सिर्फ एक चेहरे को जानती है, सिर्फ एक आवाज पहचानती है। अक्सर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं या सियासी पारिवारिक उपेक्षाएं। राजनीति में दिलचस्पी राज ठाकरे की थी और राज ठाकरे जो है एक तरह से बचपन से ही बाल ठाकरे जहां जहां सभा करते थे, जो जो राजनीति करते थे उसमें उनके साथ जाते थे। तो हमने ये भी देखा कि उन्होंने एक तरह से पूरी नकल की हर तरह से बाला साहब ठाकरे की, चाहे उनके भाषण देने की शैली हो, कपड़ों की पहनने की शैली हो, हर तरह से वो एक अपने आप को कॉपी बनाने की राज ने कोशिश की और इसका परिणाम ये हुआ कि एक तरह से वो उत्तराधिकारी के तौर पे माने जाने लगे। उभर क्या है, लेकिन ये इक्वेशन 1995 के बाद बाल ठाकरे जब महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर कहे जाते थे तब अक्सर उद्धव और राज उनके साथ ही होते थे। उद्धव को फोटोग्राफी का शौक था तो राज अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलने का हुनर रखते थे। साल 2002 तक बाल ठाकरे थोड़ा थकने लगे थे और उत्तराधिकारी का प्रश्न और मुखर हो चला था। इसी साल बीएमसी चुनावों में शिवसेना के प्रदर्शन से खुश होकर बाल ठाकरे ने शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। नाम था उद्धव ठाकरे। मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से हम लोग इस कार्य में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ताजपोशी की ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोगों को ऐसे लगा कि ये जिम्मेदारी उद्धव संभाल सकता है। अगर मैं लायक हूं तो मैं दिखा दूंगा, नहीं है तो 5 साल के बाद बात आएगी। 2004 में पार्टी अध्यक्ष पद पर उद्धव के नाम की विधिवत घोषणा कर दी गई। 2006 में मातोश्री को राज ठाकरे ने छोड़ दिया। समर्थक शिव सैनिकों के साथ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। बाल ठाकरे के निधन के बाद दोनों भाइयों के बीच तलखी इतनी बढ़ी कि परिवार की बातें मैदान में आ गई। एके दिवशी असं बसलो होतो, 2 बटाटे वडे आले एवढेशे बाळासाहेबांच्या समोर, थकले होते, आजारी होते आणि एवढेशे 2 बटाटे वडे आले। तो म्हटलं अरे काय खातोस तू? तेलकट असले बटाटे वडे कसले खातो? काय करणार म्हणे, हे येतं समोर माझ्या। म्हटलं की एक चांगलं तुला चिकनचं सूप सुरू करतो, म्हटलं घेशील का? मला घेऊन ये, चाकून बघतो, नंतर बघू।
मला संताप आला, कारण हे पहिल्यांदा घडलेली गोष्ट नाहीये. हे वारंवार मला सांगण्यात आलंय की ह्याने पाठीत खंजीर खुपसला. माननीय बाळासाहेब कोमामध्ये जाईपर्यंत रोज जे मी सूप पाठवत असे तेवढंच ते सूप शेवटपर्यंत घेत होते. टाळ्या वाजवण्यासारखं काहीच नाही. जो दूरी राजनीति में बनी वो निजी संबंधों में भी झलकती है. राज ठाकरे ने हाल ही में पार्टी का झंडा बदला है, जो प्रतीक है इस बात का कि आने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ाई फिर आर पार की होगी और परिवार भी इसकी एक कड़ी होगा. भारत का लोकतंत्र व्यक्तिवादी है, लेकिन मजबूत राजनीतिक घरानों में परिवारवाद अब भी राजनीति का पैटर्न है. मन मिलते हैं तो परिवार के बीच सत्ता भी पैतृक जायदाद की तरह बंट जाती है और मन नहीं मिलते तो परिवार ही बंट जाता है. पुरखों के नाम पर राजनीति होती है और राजनीति के नाम पर पुरखों का भी बंटवारा हो जाता है. इस झंडे को देखिए, इसमें भारतीय राजनीति के ताऊ कहे जाने वाले परदादा देवीलाल हैं, पिता अजय चौटाला हैं और खुद जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं. अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि बीच में एक कड़ी मिसिंग है, दादा ओम प्रकाश चौटाला की. और ये मिसिंग कड़ी ही कहानी है हरियाणा के सबसे सशक्त राजनीतिक परिवार में टकराव और बिखराव की. आज मैं उस संगठन का प्राइमरी मेंबर नहीं हूं क्योंकि मेरी सदस्यता उस संगठन ने छीन ली. अगर उनको लगता है कि ये 3 विधायक उनके साथ नहीं है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को ताकतवर मानते हैं, फिर वो अपनी ताकत दर्शाने का काम क्यों नहीं करते? जब वो एक सांसद की सदस्यता छीन सकते हैं तो इन 3 विधायकों की सदस्यता क्यों नहीं छीनते? जो हम छोड़ के गए थे वो तो हमें परिवार मान ही नहीं रहे थे. स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को दादा मानने की बजाय वो तो गौतम को दादा मान रहे थे और वो गौतम भी उनको छोड़ के भाग. एक तरफ दादा, दूसरी तरफ पोता. विधानसभा चुनावों में दोनों अलग अलग दल से चुनाव लड़े. पोते की पार्टी से 10 विधायक जीते और पोता गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम है. दादा की पार्टी से एकमात्र विधायक की जीत हुई और वो विधायक दादा ओम प्रकाश के बेटे हैं. आइए इसे जरा आसान करते हैं. चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे. उनके 4 बेटे हुए, ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला और जगदीश चौटाला. देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत संभाली ओम प्रकाश चौटाला ने और वो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे. ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला. ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत गई अभय चौटाला के पास, जो इस समय पिता ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के एकमात्र विधायक हैं. अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला हैं. पारिवारिक क्लेश और विरासत की जंग परिवार में हुई तो ओम प्रकाश के बेटे अजय चौटाला और पोते दुष्यंत को इंडियन नेशनल लोक दल से निकाला मिल गए. दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई और उसी के साथ अब हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं. संयोग कहिए या कोई और योग, लेकिन ये सच है कि परिवार की राजनीति में घात विश्वासघात के आरोप लगते रहते हैं. कई बार ये आरोप इतने गहरे होते हैं कि दशकों के बाद भी लोगों के जहन में ताजा रहते हैं. आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है. आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं. 2019 में आंध्र प्रदेश की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये एक लाइन बोली तो भीड़ ने जो रिएक्शन दिया
दरअसल वो आंध्र प्रदेश की राजनीति के एक पुराने अध्याय को खोल गया। ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। ये आरोप तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के ऊपर था। परिवार की इस कहानी में एक मुख्य किरदार चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरे अहम किरदार उनके ससुर एनटी रामाराव हैं, बीच में है परिवार और टकराव। एनटी रामाराव तेलुगु फिल्मों के जाने माने मेगा स्टार थे। 59 साल की उम्र में 1982 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और 1983 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। रामाराव 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहली पत्नी के निधन के बाद एनटी रामाराव ने 70 साल की उम्र में दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी पर एनटीआर को राजनीतिक तौर पर भी भरोसा था। बस यहीं से परिवार में बगावत शुरू हो गई। उनके 8 बेटे और 4 बेटियों समेत दामादों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व किया चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर को सीएम पद और पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए। एनटी रामाराव अपनी मृत्यु तक चंद्रबाबू नायडू से नाराज रहे। समय के साथ रिश्ते सब किनारे लग गए। टीडीपी जो कभी केंद्र तक में सरकार बनाने की कड़ी में अपनी प्रमुख भूमिका रखती थी, आज राज्य में भी सत्ता से बाहर है। जहां परिवार रहा वहां पार्टी में विवाद भी रहे। जब जब उत्तराधिकार का सवाल उठा तब परिवार टूटे भी, लेकिन उसी टूटी कड़ी में से कोई एक आगे निकल गया, कोई एक पीछे रह गया। ज्यादातर मामलों में धीरे धीरे पीछे छूट जाने वाला दावेदार लोप ही हुआ। तमिलनाडु की राजनीति में धुरी की भूमिका निभाने वाले एम करुणानिधि का निधन हुआ तो राजनीतिक उत्तराधिकार की जंग बेटे स्टालिन और अड़गिरी के बीच छिड़ी। खूब घमासान हुआ। फिलहाल करुणानिधि की सियासी विरासत एमके स्टालिन के पास है और वो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की ही राजनीति में एमजीआर रामचंद्रन के निधन के बाद पार्टी में राजनीतिक विरासत को संभालने के सवाल पर उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन और सचिव जयललिता के बीच काफी विवाद हुआ था। पार्टी में समर्थकों के बीच 2 धड़े बने। हालांकि बाद में जयललिता ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनी। कहानी बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के बीच पारिवारिक क्लेश की हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पुराना पारिवारिक विवाद, ठाकरे परिवार का विघटन हो या चौटाला फैमिली के बीच की अदावत, ये कोई नए नहीं या आखिरी भी नहीं। जहां राजनीति में परिवार है वहां की नियति विवाद ही रही है। फिर चाहे अकाली दल के बीच परिवार का विवाद हो या यूपी के अपना दल में वर्चस्व की खींचतान। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।